हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं फिर से एक नए ड्रामा के साथ आप लोगों के सामने पेश हुई हूँ। अगर आपको ऑफिस रोमांस पसंद है तो आपको ये ड्रामा जरूर देखना चाहिए। आज मैं जिस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उस ड्रामा का नाम है मिस रोज। ये एक रोमांस कॉमेडी मेलो ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.9 आउट ऑफ 10 है और टोटल एपिसोड 23 है। वेल, इस ड्रामा की स्टोरी ये होती है कि हमारी प्यारी हीरोइन अपने लिए एक दूल्हा ढूंढ रही होती है, क्योंकि उसके नसीब में प्यार ही नहीं होता और न ही उसकी रेखाओं में शादी का योग होता है। और ऊपर से एक जानी मानी भविष्यवाणी वाली ने उसकी ये भविष्यवाणी की होती है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले उसकी लाइफ में कभी भी प्यार के फूल नहीं खिलने वाले। पर हमारी हीरोइन को उस भविष्य बताने वाली पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। उल्टा वो उसके भविष्यवाणी को नकार देती है और उसे शर्त लगाती है कि वो 1 साल के अंदर अपने लिए एक दूल्हा ढूंढ कर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और उसे दिखा देगी कि उसकी लाइफ में भी प्यार है और वो भी शादी कर सकती है। और इसीलिए हमारी हीरोइन अपने लिए दूल्हा ढूंढने लगती है और वो सारे पैतरे आजमाती है दूल्हा ढूंढने के लिए। वेल, हमारी हीरोइन को उसका दूल्हा मिलता है या नहीं वो तो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो फिर चलिए इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारी हीरोइन सिया से। वेल, सिया एक बहुत ही अच्छी लड़की और काइंड हार्टेड लड़की होती है, लेकिन उसकी लाइफ में प्यार की बहुत ही कमी होती है। वेल, उसका एक बॉयफ्रेंड भी हुआ करता था, पर उन दोनों का ब्रेकअप हो गया और उसके बाद से सिया ने किसी को भी डेट नहीं किया। सिया एक सेक्रेटरी होती है और वो ऑफिस के छोटे से बड़े सारे काम करती है, क्योंकि उसे जो भी ऑर्डर मिलता है उसे वो करना ही पड़ता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो, उसे वो काम करना ही पड़ता है। वह सिया जिस ऑफिस में काम करती है वो ऑफिस बहुत ही लॉस में जा रही होती है और वो ये बात अपने मैनेजर कांग को भी बताती है, पर उसका मैनेजर उल्टा उसे ही डांट देता है और कहता है तुम्हें यहाँ जिस काम के लिए रखा गया उस काम पर ध्यान दो, इसके अलावा फुदकने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेचारी सिया चुप हो जाती है, क्योंकि उसका मैनेजर बहुत ही बड़ा कमीना होता है और 1 नंबर का कामचोर भी होता है और वो सारे काम सिया पर थोप देता है और खुद सिर्फ आराम करता है। आगे कैंग सिया को चीफ मैनेजर के बर्थडे पार्टी की सारी जिम्मेदारी दे देता है और कहता है ये पार्टी बहुत ही धमाकेदार होनी चाहिए, अगर जरा से भी कोई कमी रही तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो सिया कहती है जरूर सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। एक्चुअली वो कैंग चीफ मैनेजर का चमचा होता है और उसे सिर्फ चमचागिरी ही करना आता है। इधर वो कंपनी लॉस में इसलिए जा रही होती है क्योंकि उस कंपनी का जो चीफ मैनेजर होता है वो कंपनी को दीमक की तरह चाट रहा होता है और इस बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होती। दूसरी तरफ इस ड्रामा का मेन हीरो चेंग स्वान, वो 1 नंबर का बिजनेसमैन होता है। उसकी नजर से आज तक कोई भी डील उसके हाथ से नहीं गई होती है। वेल, जितना वो बिजनेस में अच्छा है उतना ही वो 1 नंबर का कमीना है। वो अपने एम्प्लॉय को बहुत ही काम करवाता है और उन्हें मक्खी की तरह चूसता रहता है। अगर कोई एम्प्लॉय अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा और उस एम्प्लॉय से चेंग स्वान की कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा, चेंग स्वान उसे अपनी कंपनी से बाहर निकाल देता है, चाहे फिर वो कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर रहा हो। आगे चेंग स्वान एक कंपनी से डील करने के लिए जाता है, क्योंकि वो कंपनी बहुत ही लॉस में जा रही होती है और चेंग स्वान उसकी कंपनी हड़पना चाहता है, क्योंकि उस कंपनी में उसे बहुत ही प्रॉफिट दिख रहा होता है। तो वो उस बंदे को अपने साथ कंपनी मर्ज करने को कहता है और वो बंदा उसके साथ मर्ज करने से मना कर देता है। तो चेंग स्वान उस बंदे को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे साथ मर्ज नहीं किया तो मैं तुम्हारे सारे शेयर्स को रद्दी के भाव में बेच दूंगा। और चेंग स्वान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सिया अपने चीफ मैनेजर के बर्थडे पार्टी के लिए केक खरीद रही होती है कि तभी उसकी सैंडल टूट जाती है और वो सीधा केक लेकर चेंग स्वान के देह पर ही गिर जाती है और सिया अनजाने में ही सही चेंग स्वान के प्राइवेट पार्ट पर कसकर मार देती है, जिससे बेचारे की तो जान ही निकल जाती है। आगे चेंग स्वान अपने दर्द को बर्दाश्त करके कपड़े धो रहा होता है, पर उसका कपड़ा साफ ही नहीं हो रहा होता है। तो चेंग स्वान सिया को खूब बुरा भला कह रहा होता है कि तभी उधर से सिया आती है चेंग स्वान के लिए कपड़े लेकर और उससे माफी भी मांगती है। तो चेंग स्वान चेंज करने के लिए चला जाता है, लेकिन जब वो चेंज करके बाहर आता है तो वो उस कपड़े में बिल्कुल नमूने की तरह लग रहा होता है। तो उसका दोस्त जेन, जो कि उसके बिजनेस का पार्टनर भी है, उसे इस अवतार में देखकर खूब हंसता है। तो सिया चेंग स्वान के कपड़े ले लेती है और कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको जो भी प्रॉब्लम हुई है, मेरे पापा की लॉन्ड्री है, मैं आपके कपड़े को अच्छे से धोकर आपको रिटर्न कर दूंगी। और सिया अनजाने में ही चेंग स्वान के मोबाइल को अपना मोबाइल समझकर लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे सिया अपने मैनेजर के बर्थडे को ऑर्गेनाइज करती है। तो चीफ मैनेजर अपने बर्थडे पार्टी को खूब एंजॉय करता है, पर सिया को इन समय कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, पर उसे मजबूरन इन सब को भी सहना पड़ता है। आगे चेंग स्वान को उसी बंदे का कॉल आता है और वो शेयर बेचने के लिए तैयार भी हो जाता है, पर चेंग स्वान उसे कॉन आर्टिस्ट समझकर खूब गालियाँ देती है और कॉल कट कर देती है और मोबाइल को साइलेंट कर देती है। दूसरी तरफ चेंग स्वान उस बंदे के कॉल का इंतजार कर रहा होता है, पर उसे उस बंदे का कॉल ही नहीं आता। तो जैन कहता है
तुमने तो कहा था कि वो 2 घंटे में तुम्हें कॉल करेगा, पर उसने तो तुम्हें कॉल ही नहीं किया। तो चेंग स्वान कहता है लगता है वो हमारी धमकी को सीरियसली नहीं ले रहा, जल्दी से जाओ और उसके शेयर्स बेच दो। आगे सिया के फोन पर साओकी का कॉल आता है तो चेंग स्वान उसके कॉल को उठा लेता है और उसे लगता है कि शायद किसी रॉन्ग नंबर ने उसे कॉल किया है। लेकिन जब चेंग स्वान मोबाइल को गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये मोबाइल तो उसका है ही नहीं। तो चेंग स्वान ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो सिया को ढूंढने लगता है। और चेंग स्वान सिया की दोस्त को कॉल करता है और पूछता है कि मुझे ये सिया कहाँ पर मिलेगी। आगे साओ के चेंग स्वान को सिया के पास लेकर जाती है तो चेंग स्वान सिया पर खूब भड़कने लगता है और कहता है तुम्हारी वजह से आज मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो सिया कहती है मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। तो चेंग स्वान उसकी एक भी नहीं सुनता और यहाँ पर दोनों में जमकर तकरार होता है। आगे चेंग स्वान चेयरमैन से मिलने के लिए जाता है तो चेयरमैन चेंग स्वान को खूब डांटता है कि उसकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत लॉस हुआ। तो चेंग स्वान कहता है हाँ मुझे पता है मेरी वजह से लॉस हुआ, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इस मंथ के हमें जितना लॉस हुआ है मैं उसका दुगना प्रॉफिट करके दिखाऊंगा। तो चेयरमैन कहते हैं मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन अब तुम्हें कहीं और ट्रांसफर होकर जाना होगा। तो चेंग स्वान जैसे ये सुनता है कि उसका ट्रांसफर होने वाला है वो तो पूरी तरह बौखला ही जाता है। तो चेयरमैन कहते हैं मेरा एक और ब्रांच है जहाँ पर मुझे सिर्फ लॉस ही हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे उस कंपनी से कभी भी प्रॉफिट नहीं मिलता, और जब भी मैं उस कंपनी से प्रॉफिट पाने की कोशिश करता हूँ तो वो लोग कहते हैं कंपनी की हालत ठीक नहीं है इसलिए हम आपको प्रॉफिट नहीं दे सकते। उस कंपनी में मैंने बहुत ज्यादा पैसा लगाया है और मैं नहीं चाहता कि मेरा सारा पैसा डूब जाए, इसलिए तुम्हें उस कंपनी में जाना होगा और वहाँ की बागडोर संभालनी होगी और वहाँ ये पता लगाना होगा कि आखिरकार वो कंपनी इतनी लॉस में क्यों जा रही है। तो चेंग स्वान जैसे ये सब सुनता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है इससे अच्छा तो आप मुझे फायर ही कर दीजिए, आप मुझे उस घटिया कंपनी में भेजना चाहते हैं जो पूरी तरह बर्बाद हो गई है और उसके उठने की कोई चांस नहीं है। तो चेयरमैन कहते हैं इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर भेजना चाहता हूँ ताकि तुम वहाँ जाकर पता लगाओ कि आखिरकार वो कंपनी इतनी लॉस में क्यों जा रही है। तो चेंग स्वान जाना तो नहीं चाहता पर उसे चेयरमैन का ऑर्डर मानना ही पड़ता है। आगे चेयरमैन चेंग स्वान को कहता है और काम के चक्कर में वही यान के साथ टाइम स्पेंड करना मत भूलना, तुम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को खुश रखो क्योंकि तुम्हें भी पता है कि मेरी बेटी मेरी जान है। और चेयरमैन चेंग स्वान को ऑर्डर देकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे चेंग स्वान वही यान से मिलने के लिए जाता है पर वही यान बहुत ही लेट आता है तो चेंग स्वान को बहुत ही गुस्सा आता है तो वो वही यान को कहता भी है। तो वही यान कहती है मैं तुम्हारी कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ जो टाइम पर आऊँ, और वैसे भी तुम मेरे पापा के अंडर काम करते हो और आज तुम जिस भी मुकाम पर हो ना वो सब मेरे पापा की वजह से है और तुम्हारा काम है मुझे खुश रखना ना कि मुझे नाराज करना, समझे। तो चेंग स्वान कहता है हाँ मैं समझ गया। एक्चुअली वही यान बिगड़ी बाप की औलाद होती है, उसे पैसों का बहुत ही घमंड होता है और वो लोगों को अपने पैर की जूती समझती है, जिसके साथ उसका जब मन चाहता है वो खेल लेती है और बाद में उठाकर फेंक देती है। आगे चेंग स्वान अपने ऑफिस का जायजा लेने के लिए जाता है और वो ऑफिस देख ही रहा होता है कि तभी इन दोनों की फिर से मुलाकात हो जाती है, जो उसके ही ऑफिस में कपड़े बदल रही होती है क्योंकि उसके कपड़े पर पानी गिर गया होता है और उस ऑफिस में कोई भी नहीं रहता। तो सिया उस रूम में चेंज करने के लिए चली जाती है। तो सिया जैसे ही चेंग स्वान को देखती है तो उसे लगता है कि ये एक बेशरम इंसान है जो लड़कियों के साथ बदतमीजी करता है और सिया चेंग स्वान को खूब मारती है और सिया फिर से चेंग स्वान को उसी जगह पर मार देती है जिस बार उसने पिछली बार मारा था। तो बेचारे चेंग स्वान की हालत तो पूरी तरह पंचर हो जाती है और बेचारा अपना दर्द लेकर बाहर आता है। तो जैन पूछता है भाई तुझे क्या हो गया, तो इतनी गंदी शक्ल क्यों बना रहा है। तो चेंग स्वान उसे पूरी बात बताता है। तो जैन ये बात सुनकर तो खूब हंसता है। आगे साओ के सिया को कॉल करती है और कहती है तुम मेरे साथ चल रही हो भविष्य बताने वाली के पास, तुम्हें पता है ना बहुत ही मुश्किल से हमें उनका अपॉइंटमेंट मिला है। तो सिया कहती है मैं नहीं जाना चाहती और तुम्हें पता है ना मुझे इन सब बातों पर भरोसा नहीं है। तो साओके कहती है तुम्हें पता है ना वो भविष्य बताने वाली कितनी फेमस है, उसकी आज तक एक बात भी झूठ नहीं निकली। एक बार तुम्हें अपना भविष्य उससे पूछ ही लेना चाहिए, क्या पता तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। और साओके सिया पर जोर देने लगती है। तो सिया कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। आगे वो लोग उसी लेडी के पास जाते हैं तो वो लेडी सिया पर जादू मंत्र करती है और उसकी भविष्य देखने की कोशिश करती है। तो वो जैसे ये सब देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो सिया कहती है आखिरकार क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं। तो लेडी कहती है तुम्हारे हाथ में प्यार की लकीर है ही नहीं, तुम पूरी लाइफ अकेली रहोगी, तुम्हारे हाथों में विवाह का योग नहीं है। तो सिया जैसे ये सुनती है उसे तो मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और वो कहती है बकवास करना बंद करो, मुझे भी पता है कि तुम्हें कोई भविष्य देखना नहीं आता, बस तुम इस काम के जरिए से दूसरों से पैसे ऐंठना चाहती हो। मैंने जो तुम्हें पैसे दिए हैं मुझे वापस करो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। तो लेडी कहती है मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारे हाथ में प्यार की रेखा नहीं है और ना ही तुम्हारी शादी होगी, चाहो तो तुम मुझसे शर्त लगा सकती हो। तो सिया को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है ठीक है अगर मेरी शादी 1 साल के अंदर हो गई तो आपको 1 लाख रुपए मुझे देने होंगे। तो
वो लेडी कहती है फिर ठीक है, अगर तुम्हारी शादी 1 साल के अंदर हो गई तो मैं तुम्हारे शादी के दिन पोल डांस करूंगी और तुम्हें 1 लाख रुपए गिफ्ट में दूंगी। तो सिया ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे साओ के सिया को कहती है ये तुमने क्या किया, अगर तुम्हारी शादी 1 साल के अंदर नहीं हुई तो तुम अभी श्रापित हो जाओगी, अब तुम क्या करोगी। तो सिया कहती है मैं इस तरह हार नहीं मान सकती, मैं ये शर्त जीत कर रहूंगी और उस लेडी को दिखा दूंगी कि मेरे हाथ में भी प्यार की रेखा है और मेरी भी शादी होगी। तो साओके कहती है अगर ऐसी बात है चलो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। आगे वो दोनों बाहर जाते हैं लड़का ढूंढने के लिए और हर तरफ नजर घुमाते हैं ताकि उन्हें कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए। दूसरी तरफ चैंग स्वान अपने दोस्त जेन के साथ उसी बार में आता है और सिया के बगल जाकर बैठ जाता है। तो चैंग स्वान जैसे ही सिया के बगल में बैठता है तो अनजाने में उससे सिया को धक्का लग जाता है, जिस चक्कर में सिया के कंठ में स्ट्रॉबेरी अटक जाता है। तो बेचारी कबूतर की तरह फड़फड़ाने लगती है और चैंग स्वान ये सब देख लेता है तो वो सिया की हेल्प करता है और उसके मुंह से वो स्ट्रॉबेरी बाहर निकाल देता है। तो सिया जैसे ही होश में आती है तो वो चैंग स्वान को खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है बेशरम कहीं के, तुमने ये सब जानबूझकर किया ना ताकि तुम मुझे छू सको, मैं तुम जैसे लड़के को अच्छे से जानती हूँ। तो चैंग स्वान कहता है मैंने तुम्हारी हेल्प की है और तुम मुझ पर ही उल्टा भड़क रही हो। तो सिया कहती है इस हालत में भी मैं तुम्हारी वजह से ही पहुंची थी। और सिया चैंग स्वान को 10 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है और बेचारा चैंग स्वान देखता ही रह जाता है। अगली सुबह चैंग स्वान अपने ऑफिस में एंट्री मारता है तो सारे लोग उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। तो सिया जैसे ही देखती है कि इस कंपनी का नया मैनेजर चैंग स्वान है, उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं और वो अपने आप को चैंग स्वान से छुपाने की कोशिश करती है। पर चैंग स्वान उसे देख लेता है और उसे नजदीक लाकर कहता है अगर तुमने मुझे दोबारा से बेशरम कहा या उस बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हारी खैर नहीं। तो बेचारी सिया की तो बोलती ही बंद हो जाती है। आगे चैंग स्वान ऑफिस देखने की कोशिश करता है और चीफ मैनेजर से भी मिलने के लिए जाता है पर कांग उसे मिलने ही नहीं देता। पर चैंग स्वान भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता, वो जबरदस्ती रूम के अंदर घुस जाता है। तो वांग डोंग को मजबूरन चैंग स्वान का स्वागत करना पड़ता है। तो चैंग स्वान वांग डोंग को कहता है मुझे यहाँ की सारी फाइल्स देखनी है और सेल्स और परचेज की सारी रिपोर्ट्स भी देखनी है। तो वांग डोंग कहता है तुम आज तो ही ऑफिस आए हो, इतनी जल्दी भी काम पर लगने की क्या जरूरत है, अभी कुछ दिन रुक जाओ फिर मैं तुम्हें दे दूंगा। और वांग डोंग इस बात को टाल देता है। तो चैंग स्वान समझ जाता है कि ये लोग इसे कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देने वाले, इसलिए उसे खुद ही ऑफिस के बारे में पता लगाना होगा और सारी इंफॉर्मेशन खुद ही निकालनी होगी। आगे चीफ मैनेजर कांग को ऑर्डर देता है चाहे कुछ भी करो, इस चैंग साओ को इस कंपनी से बाहर निकालो, क्योंकि मुझे पता है कि चेयरमैन ने इसे यहाँ पर क्यों भेजा है, हमारी जासूसी करने के लिए, लेकिन इसके हाथ तो कुछ भी नहीं लगेगा। और सारे एम्प्लॉय को ये बताओ कि इस कंपनी का मालिक मैं हूँ ना कि वो, समझे। आगे